हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर या फिर आप इसको सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का सैम्पल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों मीडियम में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर हमें जो टाइम है वो 3 आवर्स का दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। और मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 है। ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। और हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका हिंदी मीडियम में। ठीक है। तो अब चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि एमसीक्यू हैं। ठीक है। और इसी तरह से आपका सेम ऐसा ही पैटर्न आपका फाइनल एग्जाम का भी होगा। आपके एग्जाम के पेपर में भी टोटल 20 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। और लेवल आपको पता लग जाएगा जब हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, ये रहा, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कैसा होता है इसको मैं आपको समझा करके बताऊंगा। देखिए, जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक नंबर लिखा रूट के अंदर 2, तो ये हमारा एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होगा। यानी कि ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो और इनको हम रूट से बाहर ना निकाल सकें, उनको हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक हमारा इरेशनल हो गया। और एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि √3। तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा √6। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने दो इरेशनल नंबर लिया, इनका प्रोडक्ट किया तो √6 आ गया। अब इस √6 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय यानी इरेशनल है। तो इससे आपको क्या पता लग गया कि किन्हीं दो इरेशनल नंबर का गुणा जब हम करेंगे तो आंसर जो है वो इरेशनल आएगा। अब लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे यहां पर हमने √3 लिया और दूसरा भी हमने √3 लिया, ये दोनों हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 अपरिमेय है, तो इनका अब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √9। और √9 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो √9 की वैल्यू 3 होता है, यानी 3 होता है। तो ये 3 हमारा क्या आया, ये तो एक रैशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को देखकर आपको क्या पता लग रहा है कि किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम लेंगे तो उनका गुणा करने पर अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी इरेशनल नंबर भी आ सकता है। और किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को लेकर उनका जब हम गुणा करेंगे तो रैशनल नंबर भी आ सकता है, यानी कि परिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे कि √2 और √8, ये दोनों हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा। और √16 की वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी हमारा रैशनल आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी दो अपरिमेय जो संख्या होती हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल क्या होता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। तो इसीलिए फर्स्ट का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशो 1:3:2 देन इट्स स्मॉलेस्ट साइड इज। तो हमसे स्मॉलेस्ट साइड पूछा गया है। और हिंदी मीडियम में देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया है तो इसकी सबसे छोटी भुजा हमसे पूछी गई है। ठीक है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसका जो पेरीमीटर है वो हमें 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक जो ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर मतलब कि इसके जो तीनों साइड्स हैं उनका सम। ठीक है। तो हमें
जो तीनों साइड से उनका रेशो दिया है 1:3:2। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें रेशो में दिया गया होता है तो इनके साथ x लगाकर और ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड्स को हम मान लेते हैं। तो पहला हमें जो रेशो दिया है वो 1 दिया है, तो इस साइड को हम इस 1 के साथ x लगाकर 1x मान लेंगे। ठीक है, यानी इस साइड को हमने 1x मान लिया और दूसरा हमें 3 दिया है रेशो, तो इस साइड को 3 के साथ x लगाकर 3x मानेंगे और तीसरा हमें रेशो 2 दिया है तो इस वाले साइड को इसके साथ x लगाकर 2x मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स हमारे हैं 1x का मतलब x होता है, प्लस दूसरा हमारा है 3x प्लस तीसरा हमारा है 2x। तो इन तीनों साइड्स का सम क्या होता है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें 60 सेंटीमीटर दिया है। तो ये x प्लस 3x 4x और 2x ये हो गया 6x इक्वल में 60 है। 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर x बचेगा, तो ये हमारा 60 और ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 6 से 60 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 10 टाइम में कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारा 10 आ गया और हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट साइड पूछा है। तो देखिए इस ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि 1x। और सबसे अगर हमसे ग्रेटेस्ट साइड पूछा जाता, सबसे बड़ी भुजा पूछी जाती, तो हम ये 3x को लेते हैं। ठीक है, तो हमसे स्मॉलेस्ट साइड पूछा है इसीलिए हम इसको लेंगे, यानी 1x को। 1x का मतलब क्या होता है, x होता है, और x की वैल्यू क्या आया है, 10 आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो स्मॉलेस्ट साइड होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये रहा सी ऑप्शन में। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है इफ 20 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमसे k की वैल्यू पूछी गई है और यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में हमारा ये रहा, यदि 2 0 रैखिक समीकरण ये हमें दिया है का एक समाधान है तो k का मान हमें बताने के लिए बोला है इसमें। तो इसमें हमसे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखिए k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें जो दिया गया है 2 और 0 ये हमें इस रैखिक समीकरण का एक समाधान यानी कि सॉल्यूशन दिया है। तो ये जो हमें सॉल्यूशन दिया है ना 2 और 0, तो इसमें ये जो 2 है पहला वाला नंबर ये होता है x की वैल्यू और ये जो दूसरा नंबर है ये होता है y की वैल्यू। ठीक है, तो हमसे k की वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले ये जो हमारा हमें दिया गया है समीकरण इसको हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। अब इसमें x और y जो है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले 2 और x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 है, फिर y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल में k। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा और ये k। तो 4 प्लस 0 4 आ गया और ये k आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गया 4 देखिए ये रहा डी ऑप्शन में। तो इसीलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें देखिए बोला है कि आकृति में BC वृत्त का व्यास है, ये रहा BC, ये इस वृत्त का व्यास है और एंगल BAO 60 डिग्री है। तो एंगल ADC हमसे पूछा है, एंगल ADC यानी ये एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है, और एंगल BAO यानी कि एंगल BAO ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दिया है। इसका इंग्लिश मीडियम में आप रीड कर सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन। तो हमसे इसमें जो पूछा है वो एंगल ADC की वैल्यू पूछा है, एंगल ADC यानी ये वैल्यू हमसे पूछा है, इस एंगल की वैल्यू। देखिए ये रहा हमारा सर्कल और इस सर्कल में हमें जो दिया है एंगल BAO यानी कि ये वाला एंगल पूरा हमें 60 डिग्री दिया गया है और एंगल ADC यानी कि ADC ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो ये BC है ना, ये BC इस सर्कल का डायमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो ये जो O पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब इस सेंटर से यानी कि इस O से ये B तक ये हमारा क्या होगा, O से लेकर B तक ये रेडियस हो जाएगा और O से A तक ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि रेडियस क्या होता है। तो सेंटर से ये हमने खींचा यहाँ तक, O से लेकर B तक ये हमारा रेडियस है और O से A तक ये भी रेडियस है। तो किसी भी एक सेम सर्कल का जो रेडियस होता है त्रिज्या, वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि OB ये वाली सर्कल की जो रेडियस है और OA यानी कि ये रेडियस दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो OA है ये इक्वल होगा OB के। ठीक है, यानी OA और OB इक्वल है। अब यहां पर आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABO, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे कि ये और ये दोनों हमारे साइड्स क्या हैं, इस ट्रायंगल में इक्वल हैं। तो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये जो एंगल है इस साइड के ऑपोजिट ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि हमारा एंगल ये जो हमें दिया हुआ है BAO ये हमें 60 डिग्री दिया है। तो एंगल ये वाला यानी ABO यहां पर लिख देंगे ABO, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। यहां पर मैं प्रॉपर रीजन लिख करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये हमारा MCQ है, इसमें जस्ट हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, वैसे हमें यहां पर प्रॉपर रीजन लिख करके नहीं दिखाना है। तो एंगल ABO ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर 60 है ये भी 60 है, तो ये जो तीसरा वाला एंगल बच रहा है ये भी कितना डिग्री का होगा, ये भी हमारा 60 का होगा, है ना। क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए ये 60 ये 60, तो ये तीसरा वाला जो है ये भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि एंगल AOB। तो यहाँ पर एंगल AOB जो है ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए अगर हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है यानी एंगल AOC ये कितने डिग्री का होगा। हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस वाले एंगल की वैल्यू पता करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना है, एंगल ADC यानी कि ये एंगल निकालना है। तो ये हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए आपको सर्कल वाला जो चैप्टर है उसमें आपको सर्कल का एक प्रॉपर्टी पता होगा कि यहां पर देखिए ये A से लेकर C तक ये हमारा क्या है, ये चाप है। ठीक है, तो सर्कल में एक चाप से एक चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये देखिए ये एंगल सेंटर पर बन रहा है, तो इस वाले एंगल का आधा होता है इसी चाप से जो सर्कल है उसके किसी और पॉइंट पर बना एंगल। ठीक है, यानी कि जैसे ये वाला जो एंगल है हमारा ये वाला एंगल इसका डबल होगा ये जो सेंटर पर ये एंगल बन रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल पता लग गया तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हमारा 60 है इतना, ये पूरा क्या बनता है, ये पूरा लीनियर पेयर बनता है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOB यहां पर लिखेंगे हम कि एंगल AOB प्लस ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOC इक्वल में क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारा MCQ है। तो एंगल AOB हमारा 60 डिग्री है प्लस यहां पर एंगल AOC इक्वल्स टू 180, 60 को इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल AOC इक्वल्स टू ये 180, ये 60 इधर आके माइनस हो जाएगा तो एंगल AOC कितना आ गया, 120, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा 120 आ गया। ठीक है, अब लेकिन हमें एंगल ADC की वैल्यू पता लगाना है। तो जो हमारा एंगल ADC है ये क्या होगा, ये हमारा हाफ होगा किसके, हाफ ऑफ एंगल AOC के, यानी कि इस वाले एंगल के। तो देखिए ये हाफ
इंटू एंगल AOC ये हमारा आया है 120, ये 2 के टेबल से कट जाएगा 60 टाइम में, तो ये हमारा 60 बन जा 60, ये आ गया 60 डिग्री इस एंगल ADC की वैल्यू। ठीक है, तो 60 डिग्री आप देख सकते हैं, 60 डिग्री हमें ये रहा सी ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इस फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें बोला है द बेस डायमीटर ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज, तो हमसे कर्व्ड सरफेस पूछा गया है। देखिए हिंदी मीडियम में इस क्वेश्चन को आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एक शंकु का आधार व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसके वक्र का क्षेत्रफल है। तो इसके ऑप्शन जो है वो यहां पर दे रखे हैं नेक्स्ट आगे वाले साइड पर। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें जो हमें डायमीटर है कोन का वो 10.5 दिया है, तो डायमीटर से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो देखिए डायमीटर 10.5 दिया है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, इसीलिए 10.5 का हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड। अब यहां से हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 और नीचे 10 2 जा 20। अब ये दोनों 5 के टेबल से कटेंगे, ये हमारा 21 टाइम में और ये 4 टाइम में, तो 21/4 ये आ गया रेडियस। ठीक है, और स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है। स्लैंट हाइट यानी कि L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। हमसे एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस पूछा गया है, यानी कि हमसे CA से पूछा है। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/L। अब पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7 और R हमारा ये रहा 21/4 इंटू L की वैल्यू है 10। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 का टेबल से 1 टाइम में और ये 11 टाइम में कट जाएगा। तो ये 11 3 और 5 बच रहे हैं, इनका गुणा कर देंगे तो 11 3 33, 33 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि 165 हमारा आ गया। ठीक है, तो 165 ये देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए फिफ्थ का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ x+2 इज द फैक्टर ऑफ, ये हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ a इज। तो इसमें हमसे इस a की वैल्यू पूछा गया है और हमें x+2 जो है ये बोला गया है कि इस जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले हिंदी मीडियम में यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसमें हमें a का मान बताना है। अब देखिए इसमें a का मान हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है x+2, ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमें इसमें a का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जीरो फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे यानी कि शून्यक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम x+2 के इक्वल में 0 लिख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 आ गया। अब जो ये x की वैल्यू आया है इसको हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल ये दिया गया है, पॉलिनोमियल ये हमारा x वेरिएबल में है तो इसीलिए x लिखेंगे। जो हमें दिया गया है x³ -2ax² + 16, इसको हमने लिखा। अब ये p और x की वैल्यू क्या लेना है हमें -2, तो इस x की जगह पर भी -2 लिखेंगे और ये क्यूब माइनस में 2 फिर है हमारा a और फिर x², x की वैल्यू क्या है -2 और ये स्क्वायर प्लस 16। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल के इधर हमारा हम 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो x की वैल्यू -2 आया है ना, ये हमारा क्या है, ये जीरोज है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इक्वल के एक तरफ 0 लिखते हैं। अब -2 का क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब करने पर -8 होता है, क्योंकि -2 के क्यूब का मतलब है -2 इस तरह से 3 बार मल्टीप्लाई होगा।
तो -8 आएगा। अब -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और ये a, तो -8a हो गया और ये प्लस में 16 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये हमारा 0 इक्वल में -8 प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 8 बचेगा और ये माइनस का 8a। देखिए ये बड़ा प्लस में था इसीलिए 8 प्लस में आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, -8a को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 8a हो गया, इधर ये 8 बचा, तो अब इस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर a बचा, ये 8 हमने एज इट इज लिखा, और इस 8 को इधर शिफ्ट करेंगे ना तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 8/8 का मतलब क्या है, 1, तो a की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 निकाला, तो 1 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसीलिए हमारा 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन, इसमें बोला है यदि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। हमसे आयतन का अनुपात पूछा है और ये रहा इंग्लिश मीडियम में, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्फेयर्स is 1:4 then the ratio of their volumes will be। हमसे वॉल्यूम्स का जो रेशो है वो पूछा गया है। तो देखिए वॉल्यूम का रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर ये जो रेशो दिया गया है ये क्या है, रेडियस का रेशो है। दो स्फेयर्स हैं तो उनके जो रेडियस है उसका रेशो 1:4 है, तो पहला वाला जो स्फेयर होगा उसका जो रेडियस है वो हम r1 मान लेते हैं और दूसरा जो स्फेयर होगा उसके रेडियस को r2 मान लेते हैं। तो हमें रेशो दिया है इसीलिए ये हमने इस तरह से लिख दिया है अपॉन में r1/r2, क्योंकि रेशो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इक्वल में क्या लिखेंगे, जो हमें ये रेशो दिया है 1:4, इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें दोनों स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका रेशो बताना है, यानी कि जो पहला वाला स्फेयर होगा उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम 1 के नाम से हम लिख देते हैं और दूसरा जो स्फेयर होगा उसके जो वॉल्यूम है उसको हम V2 यानी वॉल्यूम 2 के नाम से हमने लिख दिया। अब देखिए वॉल्यूम 1 यानी कि स्फेयर जो होता है उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, 4/3 πr3, और फर्स्ट पहला वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस हमने r1 माना है तो ये r1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहां पर V2 यानी कि वॉल्यूम दूसरा जो स्फेयर है उसका भी लिखेंगे, तो ये भी हमारा 4/3 πr3 हो जाएगा, और दूसरा जो स्फेयर है उसका रेडियस r2 माना है हमने तो r2 लिखेंगे। अब देखिए 4/3 से नीचे वाला 4/3 कटेगा और पाई से पाई कटेगा, हमारे पास r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब बच रहा है, तो r1 कितना है, 1 है, तो r1 की जगह पर 1 और ये क्यूब, और नीचे r2 का क्यूब है, r2 4 है तो 4 और ये क्यूब। अब 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, तो ये हमारा 64 आएगा। इसको रेशो में क्या लिख सकते हैं, 1:64, तो ये आ गया हमारा जो दोनों स्फेयर हैं उनके वॉल्यूम का रेशो 1:64। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ये रहा 1:64, ये हमें डी ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें बोला है इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो ये हमें दिया गया है फिगर, इसमें देखिए ये जो x है ना इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये रहा इसको रीड कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि ये मैंने एक लाइन खींचा और ये हमारा एक दूसरा लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, तो दो लाइंस जब अगर पैरेलल होते हैं तो इनके बीच में से अगर इस तरह से कोई तीसरी लाइन खींची जाती है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। तो ये जो दोनों हमारे पैरेलल लाइंस हैं, इसके एक तरफ ये अगर हमारा एंगल बनता है और दूसरी तरफ ये एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं।
सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। देखिए ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल हैं, हमें यहाँ पर बोला गया है, और हमें यहाँ पर ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है 3y इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल यानी कि 2y + 25। ठीक है, और इसका आगे रीजन लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमारा एमसीक्यू है, तो हमें इनके आंसर जो हैं वो प्रॉपर लिख करके नहीं दिखाने होते हैं आंसर शीट में एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 3y, 2y इधर आके -2y हो गया, इधर बच गया 25 डिग्री। 3y में से 2y माइनस करेंगे तो 1y यानी कि y बचेगा और इधर 25, तो y की वैल्यू हमारा कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं। इसका रीजन है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये हमारा क्या है x + 15, तो x + 15 इक्वल होगा किसके 2y + 25 के, तो 2y + 25 लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा x + 15 ये हमने एज इट इज लिख दिया, ये 2 और फिर y की वैल्यू देखिए 25 है +25 है, तो यहां से अब क्या कर सकते हैं x + 15 को उतार सकते हैं, 2 और 25 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 50, प्लस में हमारा क्या है 25 है। अब 50 + 25 75 हो गया, इस 15 को इधर शिफ्ट करेंगे -15 हो गया, इधर बच गया x, तो x कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमें ये रहा ए ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है गिवन बिलो इज द मैप गिविंग द पोजीशन ऑफ 4 हाउसिंग सोसाइटीज एंड रोड्स कनेक्टिंग देम इन अ टाउनशिप। यहां पर आप देख सकते हैं, और व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ द सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट रोड्स एट सोसाइटी 1 एंड सोसाइटी 3। तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। नीचे एक बस्ती यानी कि टाउनशिप में 4 हाउसिंग सोसाइटी और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको चारों डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये चारों सोसाइटी हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये चारों रोड्स हैं यानी कि सड़क है। ये हमारा यहाँ पर ये रहा सड़क यानी कि रोड बी, ये रोड डी, ये रोड ई और ये रोड एफ। तो आगे हमसे पूछा गया है सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 पर सीधी सड़कों द्वारा बने कोण के योग का माप क्या होगा। सोसाइटी 1 देखिए कहाँ है, ये रहा, ये सोसाइटी 1 है, और सोसाइटी 3 देखिए ये रहा। तो सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 बोला गया है कि सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 पर सीधी सड़कों द्वारा, देखिए सोसाइटी 1 पर एक ये सीधी सड़क है और एक ये वाली सीधी सड़क है, और सोसाइटी 3 जो है इस पर एक ये सीधी सड़क है और एक ये सीधी सड़क है, द्वारा बने कोणों के योग का माप क्या होगा। तो देखिए इन दोनों सड़कों से ये वाला कोण बन रहा है और इन दोनों सड़कों से ये कोण बन रहा है, तो इस वाले कोण और इस वाले कोण का माप क्या होगा ये हमसे पूछा है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, जो हमें ये दिया गया है ये हमारा एक क्या है सर्कल है कुछ इस तरह से, और इस सर्कल पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यानी कि एक चतुर्भुज, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो इस सर्कल के अंदर बन रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल के ये जो चारों वर्टिसेस हैं वो इस सर्कल को टच कर रहे हैं यानी कि कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने ये चतुर्भुज बनाया है क्वाड्रिलेटरल, इसके जो ये चारों वर्टिसेस हैं ये इस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण आपको पता होगा
कि इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका दोनों का जो सम है वो भी 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है कि कोणों के योग का माप क्या होगा, यानी कि इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन दोनों कोणों के योग का माप हमसे पूछा है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 180 ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन में बोला गया है एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसे 9 की दर से पेंट करने की लागत पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसी क्वेश्चन को आप यहां पर रीड कर सकते हैं। द एजेस ऑफ अ ट्रायंगल बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कॉस्ट पूछा है और उसका जो रेट है वो हमें ये दिया है 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो ट्रायंगुलर बोर्ड है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब इसके जो साइड्स हैं वो ये हमें दिए हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे आप ट्रायंगल का? तो इसके लिए हम हीरोन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम हीरोन के फॉर्मूले से एरिया फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो ए बी और सी क्या होता है? तीनों साइड्स होता है। तीनों साइड्स हमें कितने कितने दिए गए हैं? 6, 8 और 10 दिए गए हैं। तो ए की जगह पर 6, बी की जगह पर क्या लिखेंगे हम? बी की जगह पर 8 और सी की जगह पर 10, नीचे 2, ये हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12। तो 12 हमारा क्या आ गया? ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन का? तो ये होता है अंडर रूट और इसके बाद सबसे पहले एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहां से s कितना है? 12, तो 12 लिखेंगे। s माइनस ए यानी कि 12 माइनस ए की वैल्यू 6, फिर s माइनस बी यानी 12 माइनस बी की वैल्यू 8 है, और फिर s यानी कि 12 माइनस सी की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अब ये 12 माइनस 6 आएगा, और 12 माइनस 8 4 आएगा, और 12 माइनस 10 2 आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं अब इसमें कि इनको इस तरह से लिखते हैं ताकि इनके पेयर बन जाए। तो 12 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 6, 2 6 जा 12 हो गया। 6 को हम एज इट इज रहने देते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इस 2 को एज इट इज। अब देखिए यहां से इस 2 का एक पेयर बन गया, इसको हमने एक बार लिख दिया रूट से बाहर। 6 का भी बन गया, इसको भी एक बार, और इस 2 का भी बन गया, इसको भी एक बार। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड। अब हमें क्या बताना है? हमें तो कोस्ट बताना है। तो कोस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे कि जो एरिया आया है 24, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो हमें रेट दिया है। हमें रेट क्या दिया है? 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 9 हमें दिया है ये पैसे में है, तो इसको सबसे पहले हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। तो यहां से अब ये दोनों 4 के टेबल से कट जाएंगे, ये 6 टाइम में, और ये 4 के टेबल से कितने टाइम में कटेगा? ये हमारा 25 टाइम में कट जाएगा। तो 6 9 जा 54 अपॉन ये है 25। अब 25 से 54 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं हम 25 से 54 को। तो ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 4 बचा, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो 25 1 जा 25, ये बचेगा 5 और 1, तो ये 15 हो गया। फिर से एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम में 150। ठीक है,
तो 2.16 आ रहा है, तो इसीलिए 2.16 और ये रुपीज, ये हमारा आ गया कॉस्ट। ठीक है, 2.16 यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 2.16 ये रहा ए ऑप्शन में, तो इसीलिए 10th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, यानी इन चारों में से किसको प्रूफ की जरूरत होती है। तो देखिए, थ्योरम जो होते हैं, कोई भी थ्योरम को, जैसे आपके एग्जाम में भी आता है थ्योरम को प्रूव करने का, तो थ्योरम्स को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। डेफिनेशन को प्रूव नहीं करना पड़ता, एक्सियम्स को प्रूव नहीं करना पड़ता, और पोस्टुलेट को भी प्रूव नहीं करना पड़ता। सिर्फ थ्योरम जो है इनको प्रूव करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए ए ऑप्शन 11th का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता है, तो प्रमेय को प्रमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। फॉर टू ट्राइंगल्स, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू के बाद देखिए नेक्स्ट हमारा यहां पर है टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द कॉन्ग्रुएंस रूल इज। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा अप्लाई होगा। देखिए, हिंदी मीडियम में सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। दो त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर है, तो सर्वांग समता नियम कौन सा लगा होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के हमारे पास 4 रूल्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा एस 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 यानी साइड साइड साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा हमारा होता है एंगल साइड एंगल, और चौथा कौन सा होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, है ना। ये चारों होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए ये और ये दो ट्रायंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, इसमें दो एंगल्स यानी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो इसमें एक ये वाला एंगल जो है वो इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के इक्वल है, और दूसरा मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों जो ट्रायंगल दिए गए हमें, इनके दो दो एंगल्स और इनके इंक्लूडेड साइड्स, यानी कि इनके बीच वाला साइड कौन सा है, ये होगा, और इस दोनों के बीच के ये वाला साइड होगा। तो इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए, ये हमारा एंगल, ये एंगल और ये साइड, इसी तरह से ये एंगल एंगल और ये साइड, तो दो एंगल्स और उनके बीच साइड है, तो इनमें से कौन सा हमारा अप्लाई होगा, इसमें से हमारा एंगल साइड एंगल यानी कि ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ए एस ए, तो ए एस ए हमारा ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड AEFG आर टू पैरेललोग्राम्स, इफ एंगल C 60 डिग्री देन एंगल AEF इज। तो एंगल C ये हमें 60 डिग्री दिया है, एंगल AEF यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में यहाँ पर रीड कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे कि हिंदी मीडियम में नहीं बताया। ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ये रहा। अब हमें इसमें ये एंगल बताना है, एंगल AEF यानी कि ये वाला। इसमें ध्यान से देखिए, एक तो हमारा ये बड़ा वाला जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, जो कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम ABCD है, और एक ये इसी में छोटा सा है AEFG, तो ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। ये एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा ये हमें दे दिया गया है पैरेललोग्राम। तो इसमें एंगल AEF यानी ये एंगल हमें बताना है। कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं उनमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल C, इस बड़े वाले पैरेललोग्राम पर ध्यान दीजिए, एंगल C और ये एंगल A दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। तो हमारा एंगल C अगर 60 डिग्री है तो
ये जो एंगल ए है ये भी हमारा 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा जो एंगल सी है ये 60 डिग्री का है, तो इसीलिए एंगल ए भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एंगल सी है ये एंगल ए के इक्वल होगा, और यहाँ पर रीजन भी हम लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू है। तो एंगल ए हमारा ये वाला 60 डिग्री हो गया। अब ये जो एंगल ए है ये इस छोटे वाले जो हमारा ये बच्चा सा है छोटा वाला पैरेललोग्राम, इसमें भी एंगल ए आ रहा है और एंगल ए इस बड़े वाले में भी आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम में वो ये होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, जैसे कि ये 60 डिग्री और ये एंगल डी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये 60 और एंगल ये बी, ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे, यानी कि एक ही साइड पर जो दो एंगल्स बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल यानी हिंदी में आसन्न कोण बोलते हैं। ऐसे ही इस छोटे वाले में देखिए ये एंगल ए और ये एंगल ई, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ये हमारा ए ई एफ, यानी कि ये वाला एंगल ए ई एफ, इन दोनों का सम क्या होगा 180। यहां पर रीजन लिखना होता तो हम लिख सकते थे एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन्न कोण। ठीक है, तो अब देखिए एंगल ए ये हमारा है 60 डिग्री, इसकी जगह पे 60 लिखेंगे, प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180। 60 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 में से माइनस होके 120 डिग्री आ जाएगा एंगल ए ई एफ की वैल्यू। तो एंगल ए ई एफ हमसे पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारा 120 आ गया, ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हमसे क्या पूछा है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो इसको देख करके आपको एक आइडेंटिटी याद आ जाना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है रूट ए, तो इसीलिए रूट ए और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है रूट बी, तो ये रूट बी और ये स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है यानी कैंसिल हो जाता है, तो ए बचा माइनस ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बी बचा। ए माइनस बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ए माइनस बी देखिए ये रहा ए ऑप्शन में, तो 14th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन आइसक्रीम कोन। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है ये, लेकिन यहां पर हमें ये एक आइसक्रीम कोन दिया गया है, यानी कि ये हमारा एक कोन है, कोन का शेप है। द रेडियस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 15 और रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है। एन आइसक्रीम सेलर कीप्स 1/4 ऑफ इट एम्प्टी। जो आइसक्रीम बेचने वाला है वो इसका 1/4 एम्प्टी यानी खाली रखता है। हमसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द कोन। तो जो इस कोन का एम्प्टी पार्ट होगा उसका हमसे वॉल्यूम पूछा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए, ये रहा हमारा, यह एक आइसक्रीम कोन की तस्वीर दी गई है और शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो एक आइसक्रीम विक्रेता इसका 1/4 भाग खाली रखता है। शंकु के खाली भाग का आयतन क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे, इजी है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो हमें दिया है रेडियस वो 4 सेंटीमीटर है और हमें हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमसे इसमें वॉल्यूम यानी आयतन की ही तो बात कर रहा है, तो इसीलिए वॉल्यूम वाला क्या होता है, हमारा कोन का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है,
तो यहाँ से इस 1/3 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पाई में दिए गए हैं, तो हमें इस पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पाई ही रहने देंगे। और फिर आर स्क्वायर है, तो आर यानी रेडियस 4 है, तो 4 स्क्वायर इंटू एच, एच हमारा है 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा कितना होता है, ये होता है हमारा 16 पंजे 80 और ये पाई। ठीक है, तो 80 पाई ये हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यानी कि कोन। लेकिन हमसे तो शंकु के खाली भाग का आयतन पूछा गया है, तो खाली भाग का आयतन हम कैसे बताएंगे, जो कोन है उसका सिर्फ 1/4 यानी 1/4 भाग ही खाली है, तो जो टोटल हमारा वॉल्यूम आया है इसका हम 1/4 निकाल देंगे। ठीक है, हमसे एम्प्टी पार्ट पूछा गया है यानी एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे एम्प्टी पार्ट। तो कैसे बताएंगे इसके लिए, जो टोटल वॉल्यूम है यानी 80 पाई इसका 1/4 कर देंगे, तो 4 के टेबल से ये 1 टाइम में और ये 20 टाइम में कटेगा, 21 जा 20 और ये पाई, तो ये आ गया हमारा 20 पाई। तो 20 पाई देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ये रहा डी ऑप्शन में, तो 15 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि वे भी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 से जब मैं सॉल्यूशन कराऊं तो उसका वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।